हेलो एवरीवन। आज हम लोग एनालाइज करेंगे आपके सबसे फेवरेट सब्जेक्ट को, दैट इज़ कंट्रोल सिस्टम। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल या इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच से हो तो कंट्रोल सिस्टम आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट होता है, जिसको हम लोग प्रिपेयर भी बहुत अच्छे से करते हैं और हम लोग ये एक्सपेक्ट भी करते हैं कि इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम लोग सॉल्व करके आए। ठीक है। तो अगर हम लोग कंट्रोल सिस्टम का बात करें तो कंट्रोल सिस्टम ने इस साल भी हम लोगों को लेट डाउन नहीं किया है। अगर हम लोग गेट का बात करें, गेट 2026, तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल मिलाकर टोटल 7 क्वेश्चंस पूछे गए हैं फ्रॉम कंट्रोल सिस्टम। अगर हम लोग ईएससी एग्ज़ाम का बात करें, ईएससी 2026, तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल मिला के टोटल 21 क्वेश्चंस पूछे गए हैं फ्रॉम कंट्रोल सिस्टम। और अगर हम लोग इसरो एग्ज़ाम का बात करें, इसरो 2025, तो कंट्रोल सिस्टम से टोटल 8 क्वेश्चंस पूछे गए थे इन इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच। तो हम लोग देख सकते हैं कि कंट्रोल सिस्टम ने हम लोगों को फिर से डिसअपॉइंट नहीं किया है, एज एक्सपेक्टेड। सारे एग्ज़ाम्स में, फिर चाहे वो गेट हो या ईएससी हो या इसरो हो, वहाँ से मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस कंट्रोल सिस्टम से पूछे गए हैं। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि मैंने जो आपको पढ़ाया है, ठीक है, मीन्स मैंने जो कंट्रोल सिस्टम आपको पढ़ाया है, जो लेक्चर्स मेरे यूट्यूब चैनल में अवेलेबल है अंडर द प्लेलिस्ट ऑफ कंट्रोल सिस्टम। अगर हम लोग ये बात करें कि कितने क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे गए और कितने क्वेश्चंस मेरे लेक्चर्स में कवर हुए हैं, तो उसका एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा। कि जैसे कि अगर हम लोग गेट एग्ज़ाम का बात करें, इंक्लूड इन बोथ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल, तो टोटल 7 क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिसमें से 6 क्वेश्चंस मेरे लेक्चर से जिसमें से 6 क्वेश्चंस मेरे लेक्चर्स में इंक्लूडेड है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं मतलब बस आपको कहने के लिए बता रहा हूँ। अभी आप जब इस वीडियो के आगे चलोगे तो विथ प्रूफ, विथ टाइम स्टैम्पिंग मैं आपको बताऊंगा कि वो क्वेश्चन मेरे लेक्चर में कहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है। या फिर वो क्वेश्चन आप मेरे लेक्चर के किस पार्ट को रेफर करते तो आप वो क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो 7 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसमें से 6 क्वेश्चंस मेरे लेक्चर्स से इंक्लूडेड है। तो हम लोग कह सकते हैं कि मेरा जो एक्यूरेसी है वो 86% का है। ठीक है। अब अगर हम लोग ईएससी एग्ज़ाम में आए तो देखो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल मिला के टोटल 21 क्वेश्चंस पूछे गए थे। और अगर हम लोग ये बात करें कि मेरे लेक्चर्स में से कितने क्वेश्चंस मिलते जुलते थे, कि अगर आप मेरे लेक्चर को फॉलो करते तो आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लेते, तो आप टोटल 21 क्वेश्चंस आउट ऑफ 21, ऑल 21 क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर सकते थे अगर आप मेरे लेक्चर को फॉलो करते। ठीक है। अभी आगे चल के अभी हम लोग इसका भी प्रूफ देखेंगे विथ टाइम स्टैम्पिंग कि कौन सा क्वेश्चन मेरे लेक्चर के किस पार्ट से आया गया है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे हम लोगों ने 100% एक्यूरेसी अचीव किया है। ठीक है। इसी तरह अगर हम लोग इसरो एग्ज़ाम का बात करें तो टोटल 8 क्वेश्चंस पूछे गए थे। अब अगर हम लोग ये बात करें कि मेरे लेक्चर से कितने क्वेश्चंस आए हैं, तो टोटल 8 के आउट ऑफ 8, ऑल 8 क्वेश्चंस मेरे लेक्चर्स के पार्ट थे। यहाँ पर भी मैं आपको टाइम स्टैम्प के साथ बताऊँगा कि कौन सा क्वेश्चन मेरे किस लेक्चर का पार्ट है। तो यहाँ पर भी अगर हम लोग अपने एक्यूरेसी का बात करें तो यहाँ पे हम लोगों ने 100% एक्यूरेसी मीट किया है। तो हम लोग देख सकते हैं कि फिर चाहे वो गेट एग्ज़ाम हो या ईएससी एग्ज़ाम हो या इसरो एग्ज़ाम हो, जो मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस है वो मेरे लेक्चर्स में ऑलरेडी कवर्ड थे। अभी हम लोग आगे चल के सबका प्रूफ भी देखेंगे। और मैं आपको यहाँ पे फिर से याद दिलाना चाहता हूँ कि अभी जो मैंने आपको लेक्चर्स प्रोवाइड किया है इन माई यूट्यूब चैनल, वो मैंने अभी सिर्फ अपना 70% अचीव किया है। जो क्वालिटी ऑफ अभी जो मैं अपना नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करने वाला हूँ फ्रॉम द मंथ ऑफ अप्रैल, तो वहाँ पे जो क्वालिटी ऑफ लेक्चर रहेगा या फिर जो वास्टनेस ऑफ लेक्चर रहेगा वो आपको और भी अच्छा मिलने वाला है। वो अभी मैं 100% अचीव करूँगा खुद के कैपेबिलिटी को। तो आप जुड़े रहना मेरे साथ। तो आप लोग जुड़े रहना मेरे साथ, मेरे यूट्यूब चैनल के साथ, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ एंड मेरे टेलीग्राम ग्रुप के साथ। और जो भी लेटेस्ट अपडेट रहेगा वो मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल एंड व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू आपको मैं अपडेट्स प्रोवाइड करता रहूँगा। ठीक है।
तो चलो अब हम लोग वन बाय वन सारे क्वेश्चंस को देखते हैं और हम लोग ये देखते हैं कि मतलब मेरे लेक्चर के किस पार्ट में से वो क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलो आगे चलते हैं। चलो हम लोग कंट्रोल सिस्टम के पहले क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन गेट एग्ज़ाम में पूछा गया था इन इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, आपको एक ब्लॉक डायग्राम दिया गया है, आपको एक ब्लॉक डायग्राम दिया गया है और इस ब्लॉक डायग्राम का आपको ट्रांसफ़र फंक्शन पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको गेन्स कनेक्टेड इन पैरेलल का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने जो अपना लेक्चर लिया है उसमें मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया है द लॉजिक या फिर द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द गेन्स कनेक्टेड इन पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, आप मेरे YouTube चैनल पुष्प क्लासेस में जा सकते हो, वहाँ पे आप प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पे कंट्रोल सिस्टम का एक सेपरेट प्लेलिस्ट है, उसमें आप जाना ब्लॉक रिडक्शन डायग्राम वाले चैप्टर में जाना, ब्लॉक रिडक्शन डायग्राम वाले चैप्टर में जाना और वहाँ पे आप रेफ़र करना फ्रॉम टाइम 19 मिनट 55 सेकेंड। ठीक है, तो वहाँ मैंने बहुत ही अच्छे से आपको बता रखा है द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द गेन कनेक्टेड इन पैरेलल कनेक्शन, और अगर आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इस क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो चलो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि देखो ये जो मेरा पाथ है, ये जो मेरा पाथ है वो इस समर में आके कनेक्ट हुआ प्लस के साथ, ये जो मेरा पाथ है वो इस समर के साथ आके कनेक्ट हुआ नेगेटिव के साथ। ठीक है, ये ऊपर वाला पाथ, ये नीचे वाला पाथ, दोनों पाथ मेरा पैरेलल कनेक्शन डिनोट कर रहा है। और देखो ये भी मेरा 1/s+4 है, ये भी मेरा 1/s+4 है, बट ये जो मेरा पाथ है हैविंग गेन 1/s+4, ये इस समेशन को प्लस के साथ कनेक्ट कर रहा है, और ये जो मेरा पाथ है हैविंग द गेन ऑफ 1/s+4, ये इस समर को माइनस के साथ कनेक्ट कर रहा है। तो फाइनली होगा क्या, फाइनली देखो आपको क्या मिलेगा, आपका जो ये समर है, आपका जो ये समर है इसका आउटपुट आपको कितना मिल जाएगा, इस समर का आउटपुट आपको मिल जाएगा 0। ठीक है, इस समर का आउटपुट आपको 0 मिलने का मतलब क्या है कि देखो ये जो आपका पाथ है, ये वाला पाथ, ठीक है, ये वाला पाथ, ये वाला पाथ, ये आपका एक तरीके से ओपन सर्किट हो जाएगा, ये आपका एक तरीके से ओपन सर्किट हो जाएगा। देखो इसको डायग्राम के थ्रू भी समझ लेते हैं। तो देखो फाइनली हम लोग का क्या हो गया, ये जो मेरा पाथ है, ये जो मेरा पाथ है इसमें आप देखो ये भी बना दो, इसमें हम लोग नीचे जो फीडबैक पाथ है वो भी बना देते हैं। देखो इस तरह से हो जाएगा, तो हम लोग देख सकते हैं कि ये जो मेरा पाथ है, ये जो मेरा पाथ है और ये जो मेरा पाथ है, ये एक तरीके से ओपन सर्किट हो जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग इस सारे पाथ को हम लोग यहाँ से हटा सकते हैं। तो फाइनली हम लोग को जो ब्लॉक डायग्राम मिलेगा वो कुछ इस तरह से मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ से आप इजीली अपना ट्रांसफ़र फंक्शन निकाल सकते हो। तो आपका ट्रांसफ़र फंक्शन क्या हो जाएगा, आपका ट्रांसफ़र फंक्शन हो जाएगा 1/s+4। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन बी होगा, वो आपका ऑप्शन बी होगा। ठीक है, तो ये आपका एक इजी क्वेश्चन था बट लॉजिकल क्वेश्चन था। ठीक है, और इस क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते थे अगर आपको गेन्स कनेक्टेड इन पैरेलल कनेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको पता हो। ठीक है, और वो कॉन्सेप्ट मैंने ऑलरेडी अपने लेक्चर में कवर कर रखा है। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। अब चलो हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो ये आपका गेट एग्ज़ाम में पूछा गया था इन इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच।
तो देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है, आपको एक ब्लॉक डायग्राम दे दिया गया है, ठीक है। जो जी ऑफ एस है उसका गेन दे दिया गया है 1/s+1 s+2। जो सी ऑफ एस है कंपेंसेटर, उसका गेन दे दिया गया है k s+α, ठीक है। और आपको कह दे रहा है कि मेरा जो क्लोज लूप सिस्टम का जो पोल्स है वो कहाँ पे लाई कर रहा है, वो लाई कर रहा है एट -3 ± j√5। और आपको कह रहा है टू फाइंड वैल्यू ऑफ के एंड अल्फा, ठीक है। तो ये तो वैसे एक बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चंस है, ठीक है। ये एक बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। और इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है ये मैंने अपने लेक्चर में ऑलरेडी कवर कर रखा है अंडर द टॉपिक ऑफ स्टैंडर्ड सेकंड ऑर्डर क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है वो अगर आपको देखना है तो आप मेरा जो यूट्यूब चैनल है पुष्प क्लासेस, उसे आप रेफ़र कर सकते हो। प्लेलिस्ट में जाना, कंट्रोल सिस्टम के प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पे आप टॉपिक देखना टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस, ठीक है। और टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस में आप लेक्चर को रेफ़र करना फ्रॉम 2 hours 14 minutes 22 seconds, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने आपको बहुत ही डिटेल्स में समझाया हुआ है स्टैंडर्ड सेकंड ऑर्डर क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। तो उस पार्ट को करने के बाद आप इस तरह के क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो चलो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो सी ऑफ एस एंड जी ऑफ एस का गेन हम लोग को दिया गया है क्वेश्चन में, ठीक है। इट मीन्स कि मेरा जो फॉरवर्ड पाथ है उसका जो ट्रांसफ़र फंक्शन है वो आप आराम से निकाल सकते हो। अब मेरा नेगेटिव यूनिटी नेगेटिव फीडबैक दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से आप इजली अपना क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन निकाल लोगे। इट मीन्स कि आप बहुत ही इजली कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल लोगे, ठीक है। तो देखो आपका जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वो क्या हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोगों को कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिल जाएगा s+1 s+2 प्लस k s+α = 0। अगर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करें तो हम लोग को फाइनली मिल जाएगा s² + s 3 + k + 2 + k�alpha। ये हम लोग को मिल जाएगा। दिस विल बी माई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो इसको आप लोग मान लो एज इक्वेशन 1, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है। क्वेश्चन में हम लोगों को क्लोज लूप पोल्स दिया गया है। क्वेश्चन में हम लोगों को क्लोज लूप पोल्स दिया गया है। क्या दिया गया है कि मेरा जो क्लोज लूप पोल्स है दे आर लाइन एट -3 ± j√5, ठीक है। इट मीन्स कि मेरा जो पहला पोल है वो लाई करेगा एट -3 + j√5, दूसरा पोल लाई करेगा एट -3 - j√5। तो देखो अगर हम लोगों को क्लोज लूप पोल्स दिया गया है तो इस क्लोज लूप पोल से हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल सकते हैं। इट मीन्स कि मेरा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो जाएगा s+3 - j√5 इंटू s+3 + j√5 = 0। इसको अगर हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हम लोग को मिल जाएगा s² + 6s + 14 = 0, ठीक है। तो इसको आप मान लो एज इक्वेशन 2, इसको आप मान लो एज इक्वेशन 2, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, 1 एंड 2 को कंपेयर करना है। तो देखो अगर हम लोग यहाँ पे 1 एंड 2 को कंपेयर करें तो क्या मिल जाएगा, 3 + k = 6। इट मीन्स कि मेरा k आ जाएगा 3। और दूसरा क्या मिल जाएगा, 2 + k�alpha = 14। इट मीन्स कि यहाँ से मेरा अल्फ़ा आ जाएगा 4। तो मेरा जो करेक्ट आंसर होगा, मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, k एंड अल्फ़ा का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 3 एंड 4, दैट इज दिस विल बी माई ऑप्शन बी, ठीक है। सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। तो चलो आगे चलते हैं। अब चलो हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपका गेट में पूछा गया है इन इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच। तो देखो इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, आपको स्टेट एंड आउटपुट इक्वेशन दे दिया गया है,
ठीक है, और आपसे पूछ रहा है टू फाइंड द ट्रांसफ़र फंक्शन, ठीक है। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है, इसका मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला दे रखा है अपने लेक्चर में, ठीक है। आप मेरे चैनल पुष्प क्लासेस में जाना, वहाँ पे आप प्लेलिस्ट में जाना कंट्रोल सिस्टम के, और वहाँ पे आप जाना स्टेट स्पेस एनालिसिस का पार्ट 4 में। मैंने स्टेट स्पेस एनालिसिस 5 पार्ट्स में कवर किया है। आप 4th पार्ट में जाना ऑफ स्टेट स्पेस एनालिसिस, और आप लेक्चर को रेफर करना फ्रॉम 2 आवर 6 मिनट 14 सेकेंड। तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा कि मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला दे रखा है कि इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो चलो अब अगर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहें तो देखो, ट्रांसफ़र फंक्शन स्टेट मॉडल से अगर आपको ट्रांसफ़र फंक्शन निकालना है, स्टेट मॉडल से अगर आपको ट्रांसफ़र फंक्शन निकालना है, तो देखो उसका फॉर्मूला क्या होता है। उसका फॉर्मूला होता है सी मैट्रिक्स, उसका फॉर्मूला आपका आ जाएगा सी मैट्रिक्स इंटू एस आई माइनस ए इनवर्स मैट्रिक्स इंटू बी मैट्रिक्स प्लस डी मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपको ए मैट्रिक्स मिल जाएगा, बी मैट्रिक्स मिल जाएगा, सी मैट्रिक्स मिल जाएगा, डी मैट्रिक्स मेरा ज़ीरो है। तो इस फॉर्मूला को यूज़ करके अगर आप ट्रांसफ़र फंक्शन निकालोगे तो आपको जो फाइनल रिजल्ट है वो आपको ऑप्शन सी मिल जाएगा, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। तो चलो आगे चलते हैं। नाउ कमिंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो ये भी आपको गेट एग्ज़ाम में पूछा गया था इन इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच। तो यहाँ पे देखो आपसे क्या पूछ रहा है, आपको एक यूनिटी निगेटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम दे दिया गया है, ठीक है। और आपसे पूछ रहा है टू फाइंड वैल्यू ऑफ गेन के, टू फाइंड वैल्यू ऑफ गेन के एट विच द गिवन सिस्टम विल रिमेन मार्जिनली स्टेबल, ठीक है। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है, ये भी मैंने अपने लेक्चर में कवर कर रखा है। आप पुष्प क्लासेस में जाना, आप कंट्रोल सिस्टम के प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पे आप रेफ़र करना चैप्टर राउथ हर्विज क्राइटेरिया, और वहाँ पे आप टाइम रेफ़र करना 2 आवर 39 मिनट 50 सेकेंड। तो वहाँ पे मैंने ये बता रखा है कि हाउ टू फाइंड वैल्यू ऑफ गेन के, हाउ टू फाइंड वैल्यू ऑफ गेन के व्हेन माय सिस्टम इज़ मार्जिनली स्टेबल, ठीक है। तो चलो अगर हम लोग अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो सबसे पहले हम लोग अपना कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल लेते हैं लाइक दिस। उसके बाद हम लोग राउथ हर्विज टेबल बना लेते हैं, ठीक है। मेरा राउथ हर्विज टेबल कुछ इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। अब अगर हम लोगों को वैल्यू ऑफ गेन के निकालना है व्हेन माय सिस्टम इज़ मार्जिनली स्टेबल, तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। ये जो मेरा S1 रो है इसे आप ज़ीरो कर दो, तो ये आ जाएगा आपका 1386 माइनस के बाई 18 इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से आ जाएगा आपका के का वैल्यू 1386, दैट इज़ वैल्यू ऑफ गेन के व्हेन माय सिस्टम इज़ मार्जिनली स्टेबल हो जाएगा 1386। दिस विल बी योर फाइनल रिजल्ट। सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। अब चलो हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन हम लोगों को गेट एग्ज़ाम में पूछा गया था इन इलेक्ट्रिकल ब्रांच, ठीक है। इसमें आपको एक बोर्ड मैग्नीट्यूड प्लॉट दिया गया है और आपसे कह रहा है टू फाइंड द ट्रांसफ़र फंक्शन। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है, ये ऑलरेडी मैंने अपने लेक्चर में कवर किया है, ठीक है। आप मेरे चैनल में बोर्ड प्लॉट वाले चैप्टर में जाना, आप बोर्ड प्लॉट वाले चैप्टर में जाना, और वहाँ पे आप टाइम रेफ़र करना, और वहाँ पे आप टाइम रेफ़र करना, वहाँ पे आप टाइम रेफ़र करना फ्रॉम
7 hour 41 सेकेंड, फ्रॉम 7 hour 41 सेकेंड। और वहाँ पे मैंने आपको बहुत ही डिटेल में ये बताया गया है कि अगर आपके सिस्टम के पास इनिशियल स्लोप है तो किस तरह से आप उसका बोर्ड मैग्नीट्यूड, तो किस तरह से आप उसका ट्रांसफ़र फंक्शन निकाल सकते हो। वहाँ पे मैंने केस वाइज डिस्कस किया है। एक केस में मैंने ये डायरेक्टली डिस्कस किया है कि अगर आपके बोर्ड मैग्नीट्यूड प्लॉट में आपको इनिशियल स्लोप मिल रहा है तो आप फिर उस केस में ट्रांसफ़र फंक्शन कैसे निकाल सकते हो, ठीक है। तो इस केस में आपको जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा दैट विल बी योर ऑप्शन ए। इस केस में आपको ऑप्शन ए फाइनल रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको गेट एग्जाम में पूछा गया है इन इलेक्ट्रिकल ब्रांच, ठीक है। ये बिल्कुल ही सिमिलर क्वेश्चन है जो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में भी पूछा गया था। आपको देखो एक स्टेट मॉडल दे दिया गया है, ठीक है। और आपको क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन का जो या फिर आपको जो क्लोज लूप पोल्स है, आपको जो क्लोज लूप पोल्स है वो आपको दे दिया गया है -2 + 3j -2 - 3j, ठीक है। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है ये तो मैंने आपको अभी बताया ही था, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में भी सेम क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो आपको इसमें करना क्या है कि सबसे पहले तो आप ट्रांसफ़र फंक्शन निकाल दो। ट्रांसफ़र फंक्शन निकालने का फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी अपने लेक्चर में कवर किया गया है। मैंने ऑलरेडी अपने लेक्चर में कवर किया है। वो क्या है, ट्रांसफ़र फंक्शन का फॉर्मूला क्या है, मैट्रिक्स सी इंटू एस आई माइनस ए इन्वर्स मैट्रिक्स इंटू मैट्रिक्स बी प्लस मैट्रिक्स डी। यहाँ मैट्रिक्स डी तो है नहीं, बाकी ए बी सी मैट्रिक्स दिया गया है, वहाँ से आप ट्रांसफ़र फंक्शन निकालो। ट्रांसफ़र फंक्शन आप निकाल लोगे, उसके बाद क्या है कि वो जो आप ट्रांसफ़र फंक्शन निकालोगे उसको आपको यहाँ से कंपेयर कर देना है। ये जो क्लोज लूप पोल्स है, देखो बेसिकली क्या होगा, ट्रांसफ़र फंक्शन आप निकाल लोगे तो उस ट्रांसफ़र फंक्शन का जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगा वो आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्लोज लूप पोल्स आपको ऑलरेडी दिया गया है, तो इस क्लोज लूप पोल्स को यूज़ करके आप यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल लोगे। फिर दोनों कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को आप मैच करोगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। ये मैं आपको सॉल्व करके नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मतलब ऑलरेडी ये सिमिलर टू इलेक्ट्रॉनिक्स में जो क्वेश्चन पूछा गया था उससे ये बिल्कुल सिमिलर है, ठीक है। सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। तो ये पार्ट भी मैंने ऑलरेडी अपने लेक्चर में कवर कर रखा है, तो आप उसे वहाँ से रेफ़र कर सकते हो। तो चलो आगे चलते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो ये क्वेश्चन आपको गेट एग्जाम में पूछा गया है इन इलेक्ट्रिकल ब्रांच, ठीक है। यहाँ पे आपको एक स्टेट मॉडल दे दिया गया है, फिर आपको एक यहाँ पे न्यू स्टेट वेक्टर दे दिया गया है, और आपसे पूछ रहा है व्हाट इज़ द स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिस्टम इन टर्म ऑफ द न्यू स्टेट वेक्टर z, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन मैं ये बोलूँगा कि इस क्वेश्चन को मैंने अपने लेक्चर में कवर नहीं किया है। इस क्वेश्चन को नहीं, बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है, द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस क्वेश्चन, ये मैंने अपने लेक्चर में कवर नहीं किया है, ठीक है। वैसे मैंने स्टेट स्पेस एनालिसिस बहुत ही कम्प्रिहेंसिव मैनर में कवर किया है अपने लेक्चर में, लेकिन हाँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो कॉन्सेप्ट या फिर जो लॉजिक रिक्वायर्ड है वो मैंने अपने लेक्चर में कवर नहीं किया है, ठीक है। और ये क्वेश्चन है भी काफ़ी डिफ़िकल्ट, मतलब मुझे लगता है कि मतलब बहुत कम ही लोग होंगे जो इस क्वेश्चन को करेक्टली सॉल्व किए होंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन था वो ऑप्शन सी था, लेकिन ठीक है, मैं इस क्वेश्चन का क्रेडिट नहीं लूँगा। मैं इस क्वेश्चन का जो क्रेडिट है वो नहीं लूँगा क्योंकि मैंने इस लॉजिक या इस कॉन्सेप्ट को अपने लेक्चर में कवर नहीं किया है। लेकिन हाँ, जो नेक्स्ट सेशन में अभी स्टार्ट करने वाला हूँ शॉर्टली, उसमें जब भी मैं स्टेट स्पेस एनालिसिस को कवर करूँगा तो वहाँ पे मैं इस वाले लॉजिक को भी करवा दूँगा, ठीक है। तो ठीक है, ये क्वेश्चन मेरे लेक्चर का पार्ट नहीं था, तो चलो आगे चलते हैं। अब चलो हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये क्वेश्चन ईएससी एग्ज़ाम में पूछा गया था इन इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच। तो चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रूट लोकस प्लॉट।
3 स्टेटमेंट दिया गया है और आपसे पूछ रहा है विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, तो देखो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, द रूट लोकस स्टार्ट्स from the open loop poles and terminates on the finite open loop zeros only। देखो यहाँ पे जो ये only लिख दिया ना, ये दिक्कत दे दिया। ये हम लोगों ने देखो अपने रूट लोकस के लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि मेरा जो रूट लोकस है वो ओपन लूप पोल से स्टार्ट करता है एंड ओपन लूप जीरोस या फिर इन्फिनिटी पे टर्मिनेट करता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये सिर्फ ओनली लिख रहा है। इट मीन्स कि मेरा जो ये ऑप्शन 1 है ये रॉन्ग हो गया। बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहाँ देखो ए बी डी तीनों में ऑप्शन 1 है, इट मीन्स कि ये तीनों गलत है। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, लेकिन चलो हम लोग बाकी जो 2 स्टेटमेंट्स है वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या कह रहा है, फॉर हायर वैल्यूज ऑफ के द रूट लोकस कैन बी अप्रोक्सीमेटेड बाई asymptotic lines and this asymptotic lines intersect at a point on real axis। देखो ये पॉइंट भी मैंने अपने रूट लोकस के चैप्टर में बहुत अच्छे से डिस्कस कर रखा है। ये जो सेकंड पॉइंट है बेसिकली ये आपको क्या बता रहा है, ये जो आपका सेकंड पॉइंट है ये आपको सेंट्रॉयड का सिग्निफिकेंस बता रहा है। ये आपको सेंट्रॉयड का सिग्निफिकेंस बता रहा है और ये हम लोगों ने अपने लेक्चर में कवर कर भी रखा है। ठीक है, अब अगर हम लोग थर्ड पॉइंट में आए तो यहाँ पे क्या है, इफ़ द रूट लोकस इंटरसेक्ट इमेजिनरी एक्सिस देन द पॉइंट इंटरसेक्शंस आर कॉन्जुगेट। ऑब्वियस सी बात है, अगर मेरा रूट लोकस इमेजिनरी एक्सिस को कट कर रहा है तो हम लोग को पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस एंड निगेटिव इमेजिनरी एक्सिस बोथ जगह पे हम लोग को रूट लोकस कट करते हुए दिखेगा। इट मीन्स कि मेरा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहेगा वो मेरा कॉन्जुगेट होगा। इट मीन्स कि मेरा जो पॉइंट नंबर 2 है ये भी ओके है, पॉइंट नंबर 3 है ये भी ओके है। ठीक है, और ये तीनों पॉइंट मैंने अपने लेक्चर में ऑलरेडी कवर कर रखा है। आप मेरे कंट्रोल सिस्टम के प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पे आप रूट लोकस के चैप्टर को देखना। वहाँ पे मैंने मतलब पॉइंट वाइज अपना रूल्स ऑफ रूट लोकस टेकअप किया है और उस वाले रूल्स में आपको ये तीनों पॉइंट कवर होता दिखेगा। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो चलो आगे चलते हैं। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन हम लोगों का ईएससी एग्ज़ाम में पूछा गया था इन इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच। ठीक है, तो चलो इसको देखते हैं। यहाँ पर भी आपको 3 स्टेटमेंट दिया गया है रिगार्डिंग स्टेबिलिटी और आपसे पूछ रहा है विच वन इज़ करेक्ट। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं विथ अवर थर्ड स्टेटमेंट। ठीक है, हम लोग सबसे पहले थर्ड स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं। तो देखो थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, फॉर ए स्टेबल सिस्टम देयर शुड बी नो चेंज ऑफ साइन इन द फर्स्ट कॉलम ऑफ राउथ एरे formed from the coefficient of the characteristic equation expressed in polynomial form। तो देखो ये जो थर्ड स्टेटमेंट है ये बिल्कुल करेक्ट है और ये स्टेटमेंट मैंने अपने लेक्चर में आपको एज ए नोट्स लिखवाया भी है। आप अगर कंट्रोल सिस्टम के प्लेलिस्ट में जाओगे, मेरे लेक्चर के कंट्रोल सिस्टम के प्लेलिस्ट में जाओगे और वहाँ पे अगर आप राउथ हर्विज क्राइटेरिया वाले चैप्टर में जाओगे तो वहाँ पे आप देखोगे कि ये स्टेटमेंट मैंने आपको क्लियरली एज ए नोट लिखाया है। ठीक है, तो ठीक है, पॉइंट नंबर 3 तो सही है। पॉइंट नंबर 2 में आओ। देखो, इफ़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशंस इज सस्टेन्ड द सिस्टम इज अनस्टेबल। देखो ये वाला पार्ट भी मैंने अपने लेक्चर में कवर किया है। ठीक है, ये इस वाले पार्ट में ना बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स इस वाले पॉइंट में कंफ्यूज किए होंगे और वो गलत रिज़ल्ट निकाले होंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप मेरे लेक्चर को फॉलो करते ना तो आप इस वाले स्टेटमेंट को सही से जज कर पाते कि ये सही है या गलत है। ठीक है, ये वाला ये जो अपना स्टेटमेंट है ये मैंने बहुत ही अच्छे से और मतलब बिल्कुल एक तरीके से डायरेक्ट तरीके से मैंने अपने लेक्चर में ये कवर किया हुआ है। आप मेरे कंट्रोल सिस्टम के प्लेलिस्ट में जाना, उसमें आप जाना
टाइम रेस्पॉन्स एनालिसिस का जो चैप्टर है, टाइम रेस्पॉन्स एनालिसिस का जो चैप्टर है वहाँ पे जाना और इसे आप रेफ़र करना फ्रॉम टाइम, इसे आप रेफ़र करना फ्रॉम टाइम 2 आवर, इसे आप रेफ़र करना फ्रॉम टाइम 2 आवर 14 मिनट, 2 आवर 14 मिनट, मोर प्रेसाइज अगर जाए तो 19 सेकेंड, ठीक है। टाइम रेस्पॉन्स एनालिसिस वाले चैप्टर में जाना, ये जो टाइम स्टैम्प है 2 आवर 14 मिनट 19 सेकेंड, यहाँ से आप लेक्चर को देखना स्टार्ट करना, समथिंग 15-20 मिनट तक देखना, तो आपको पॉइंट नंबर 2 का आपको आंसर मिल जाएगा। मैंने बिल्कुल डायरेक्टली इस वाले पॉइंट को कवर किया है, ठीक है। ये वाला पॉइंट कह क्या रहा है कि देखो, अगर आपका ऑसिलेशन सस्टेन्ड है, ठीक है, अगर आपका ऑसिलेशन सस्टेन्ड है तो आपको एक अनडैम्प्ड सिस्टम मिलेगा। और जो आपका अनडैम्प्ड सिस्टम होता है ना, वो अनस्टेबल नहीं होता है बल्कि मार्जिनली स्टेबल होता है। और वो मार्जिनली स्टेबल क्यों होता है? क्योंकि मेरे जो क्लोज लूप पोल्स है वो मेरे इमेजिनरी एक्सिस पे लाई करते हैं, ठीक है। और ये चीज़ मैंने अपने लेक्चर में बहुत ही क्लियर कट कवर कर रखा है विथ डायग्राम, ठीक है। तो आप इसे रेफ़र कर सकते हो। तो मेरा अपना जो पॉइंट नंबर 2 है ये भी ओके है, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 1 पे आओ। पॉइंट नंबर 1 क्या कह रहा है? इफ़ एनी ऑसिलेशन सेट अप इन ए सिस्टम इन कॉन्सिक्वेंस टू एप्लीकेशन ऑफ एन इनपुट आर डैम्ड आउट विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम, द सिस्टम इज सेट टू बी स्टेबल। तो ये तो आपका करेक्ट है ही, ठीक है। ये तो अपना एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि मान लो आपके पास एक ये सिस्टम दिया गया है जिसमें आपका कह रहा है कि मेरा जो ऑसिलेशन है वो टाइम के साथ, ऑसिलेशन जो है, ऑसिलेशन जो है, जो मेरा ऑसिलेशन है वो टाइम के साथ डाई आउट कर रहा है। मेरा जो ऑसिलेशन है वो टाइम के साथ डाई आउट कर रहा है। इट मीन्स कि ये मेरा स्टेबल सिस्टम होगा, इट मीन्स कि ये मेरा स्टेबल सिस्टम होगा। ये वाला पार्ट भी मैंने अपने टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस वाले चैप्टर में कवर कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके तीनों ऑप्शन ओके हैं। इट मीन्स कि जो आपका करेक्ट आंसर आएगा वो आपका ऑप्शन डी आएगा। सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। तो ये वाला पार्ट भी मैंने अपने लेक्चर में बहुत अच्छे से डिफाइन कर रखा है, तो आप वहाँ से रेफ़र कर सकते हैं। तो चलो आगे चलते हैं। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका ईएससी एग्ज़ाम में पूछा गया था फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच, ठीक है। तो इसमें आपको क्या कह रहा है? इसमें आपको कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस ऑफ कंट्रोल सिस्टम। गेन मार्जिन इज यूज्ड टू इंडिकेट द प्रॉक्सिमिटी, फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी इज द पॉइंट, गेन मार्जिन इज द अमाउंट ऑफ गेन इन डेसिबल्स। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है ये। और इस पार्ट को मैंने बहुत ही अच्छे से अपने लेक्चर में कवर भी किया है, ठीक है। आप मेरे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाना, कंट्रोल सिस्टम के प्लेलिस्ट में जाना, और कंट्रोल सिस्टम के प्लेलिस्ट में जाके आप पोलर प्लॉट जो चैप्टर है, पोलर प्लॉट जो चैप्टर है उसे आप रेफ़र करना। पोलर प्लॉट भी मैंने 3 पार्ट में बताया है, आप उसके सेकंड पार्ट को रेफ़र करना, आप उसके सेकंड पार्ट को रेफ़र करना। वहाँ पे देखना मैंने गेन मार्जिन, फेज़ मार्जिन, फेज़ क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी, गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी, इन चारों का जो डेफिनेशन है एज वेल एज इसका जो फिज़िकल सिग्निफिकेंस है वो मैंने बहुत ही डिटेल्स में कवर किया है, ठीक है। और अगर आप वो वाला पार्ट देख लोगे तो ये क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो चलो इस क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें तो देखो, सबसे पहले ना हम लोग सेकंड पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। ये क्या कह रहा है? फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी इज द पॉइंट इन द जी जे ओमेगा प्लेन एट विच द नाइक्विस्ट प्लॉट इंटरसेक्ट द पॉजिटिव रियल एक्सिस। देखो ये जो इसने यहाँ पे पॉजिटिव कर दिया है ना, इसके वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो जा रहा है, क्योंकि मेरा फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी क्या है? फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी इज द फ्रीक्वेंसी एट विच द नाइक्विस्ट प्लॉट
at which the gain at which the phase of the system is minus 180 डिग्री, at which the phase of the system is minus 180 डिग्री। और अगर आपका फेज माइनस 180 डिग्री है, इट मीन्स कि वो मेरा पॉजिटिव रियल एक्सिस पे, मेरा जो नाइकिश प्लॉट है वो पॉजिटिव रियल एक्सिस पे कट नहीं करेगा, वो निगेटिव रियल एक्सिस पे कट करेगा। ठीक है, तो बस यहीं से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया था। तो आपका बेसिकली देखो सभी जगह 2 था, आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, बाकी फिर अगर आप पॉइंट 1 देखना चाहो और पॉइंट 3 देखना चाहो तो ये बिल्कुल सही है। गेन मार्जिन इज यूज टू इंडिकेट द प्रॉक्सिमिटी ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द नेगेटिव रियल एक्सिस मेड बाय द नाइकिश प्लॉट टू द -1 + j0 पॉइंट। ये बिल्कुल सही है। और यहाँ पे है गेन मार्जिन इज द अमाउंट ऑफ गेन इन डेसिबल्स दैट इज अलाउड टू बी इंक्रीज्ड इन द लूप बिफोर द क्लोज लूप सिस्टम रीचेज इन स्टेबिलिटी। ये भी करेक्ट है एंड ये भी करेक्ट है। आप जब मेरे लेक्चर को रेफर करोगे ना तो आप देखोगे कि मैंने इन सारे पॉइंट्स को ऑलरेडी वहाँ पे कवर कर रखा है। ठीक है, और बहुत अच्छे से मैंने इसे वहाँ पे आपको एक्सप्लेन भी किया है। तो ठीक है, आप देखना इसे। तो चलो आगे चलते हैं। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। तो ये क्वेश्चन हम लोगों का ईएससी एग्ज़ाम में पूछा गया है इन इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच। ठीक है, तो यहाँ पे है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रिंसिपल्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम। चलो यहाँ पे हम लोग ना पहले पॉइंट नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 2 क्या कह रहा है? वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ फीडबैक इज रिड्यूस्ड sensitivity of the ratio of the output to input to variation in system characteristics। तो ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल करेक्ट है। ये क्या कह रहा है? ड्यू टू फीडबैक मेरे सिस्टम का जो सेंसिटिविटी है वो रिड्यूस होता है टू वेरिएशंस इन सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट मैंने अपने लेक्चर में कवर भी किया है। ठीक है, आप कंट्रोल सिस्टम के प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पे आप रेफ़र करना चैप्टर टाइम रेस्पॉन्स एनालिसिस। वहाँ पे आप रेफ़र करना चैप्टर टाइम रेस्पॉन्स एनालिसिस। वहाँ पे मैंने डिफरेंस बताया है इन टेबुलर फॉर्म बिटवीन ओपन लूप सिस्टम एंड क्लोज लूप सिस्टम। और क्लोज लूप सिस्टम में मेरा एक ये पॉइंट ही है कि जो फीडबैक है वो सेंसिटिविटी को रिड्यूस करता है विथ रेस्पेक्ट टू सिस्टम वेरिएशंस और सिस्टम पैरामीटर्स। ठीक है, तो चलो अब हम लोग थर्ड वाले में आते हैं। तो देखो थर्ड क्या कह रहा है? In the system, the actuating signal, in the system, the actuating signal is the difference between the reference input and feedback signal। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। और देखो ये स्टेटमेंट भी मैंने अपने लेक्चर में कवर किया है। ठीक है, आप कंट्रोल सिस्टम के प्लेलिस्ट में जाना और वहाँ पे आप चैप्टर रेफर करना कंट्रोलर्स एंड कंपेंसेटर। कंट्रोलर्स एंड कंपेंसेटर से एक आपको टॉपिक मिलेगा। आप उस टॉपिक को एक चैप्टर मिलेगा कंट्रोल सिस्टम के प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पे आपको एक चैप्टर मिलेगा कंट्रोलर्स एंड कंपेंसेटर्स। वहाँ पे आप रेफ़र करना फ्रॉम टाइम स्टैम्प 4 hour 27 minute 48 सेकेंड। इस टाइम स्टैम्प से आप रेफ़र करना स्टार्ट करना तो आप देखोगे कि मैंने वहाँ पे एक्चुएटिंग सिग्नल को प्रॉपरली ड्रॉ करके दिखाया है। एक्चुएटिंग सिग्नल को वहाँ पे मैंने प्रॉपरली ड्रॉ करके दिखाया है। तो
ठीक है, ये स्टेटमेंट भी सही है और इस टॉपिक को हम लोगों ने कवर भी किया है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग स्टेटमेंट वन में। तो स्टेटमेंट वन क्या कह रहा है, इन कंट्रोल सिस्टम द कंट्रोलिंग वेरिएबल is the excitation applied to a control system from an external source. It is also a motivating input signal to the system which is independent of the output of the system. हाँ, देखो ये जो आपका स्टेटमेंट है, ये आपका स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, हाँ, ये स्टेटमेंट आपको मेरे लेक्चर में नहीं मिलेगा। मैं ये क्लेम नहीं करूँगा कि मैंने इस तरह के कुछ स्टेटमेंट आपको लिखाया हो या पढ़ाया हो, लेकिन अगर इस स्टेटमेंट को आप पढ़ोगे और कॉमन सेंस लगाओगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार, ये स्टेटमेंट तो सही लग रहा है। इसलिए आपका जो आंसर होगा वो आंसर होगा डी। ठीक है, और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे ये जो स्टेटमेंट वन है, इस तरह के स्टेटमेंट ही ईएससी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं। इसलिए मेरा जो न्यू सेशन रहेगा उसमें मैं ये कोशिश करूँगा कि इस तरह के स्टेटमेंट आप एग्ज़ाम में किस तरह से हैंडल कर सके, मैं इस वाले पार्ट को भी इंक्लूड करूँगा अपने लेक्चर्स में। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन हम लोग का ईएससी में पूछा गया था इन इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच। ठीक है, ये क्या कह रहा है, द स्टेडी स्टेट एरर फॉर टाइप 0 एंड टाइप 1 सिस्टम फॉर द पैराबोलिक इनपुट आर। तो देखो ये तो मीन्स डायरेक्टली हम लोग के नोट से पूछ लिया गया है। आप कंट्रोल सिस्टम के प्लेलिस्ट में जाना, उस प्लेलिस्ट में आप लेक्चर रेफर करना ऑफ स्टेडी स्टेट एरर, ऑफ स्टेडी स्टेट एरर। ठीक है, स्टेडी स्टेट एरर का जो लेक्चर है उसे आप रेफ़र करना। तो आप देखना कि वहाँ पे मैंने बेसिकली एक टेबल ही बना के आपको दिया है और वहाँ से आपको ये डायरेक्ट रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन हम लोग का ईएससी में पूछा गया था इन इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, द स्टेबिलिटी लिमिट ऑफ द सर्वो मैकेनिज्म हैव बीन ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन इज दिस ठीक है, तो ठीक है, ये भी इजी है। ठीक है, ये भी इजी है। ये आपका क्वेश्चन रिलेटेड टू राउथ हर्विज क्राइटेरिया है। ये आपका क्वेश्चन रिलेटेड टू राउथ हर्विज क्राइटेरिया है जो हम लोगों ने डिटेल्स में कर ही रखा है। ठीक है, यहाँ पे देखो आपको ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन दे दिया गया है, आपको ये ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन दे दिया गया है जो कि है के ए 2 + ST1 बाई S² 1 + ST2। ठीक है, तो अब यहाँ से आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल लेना, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपका हो जाएगा S² 1 + ST2 प्लस KA 2 + ST1 इज इक्वल टू 0। और फिर यहाँ से आप राउथ हर्विज क्राइटेरिया राउथ टेबल बना लेना। यहाँ से आप राउथ टेबल बना के आप जब राउथ हर्विज क्राइटेरिया निकालोगे फॉर रो S1 तो आपको यहाँ पे वो रिज़ल्ट मिल जाएगा, आपको ये C आ जाएगा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो ये आपको ईएससी एग्ज़ाम में पूछा गया था फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच। ठीक है, इसमें कह रहा है हाउ मेनी नंबर ऑफ रूट्स आर देयर ऑन द राइट हाफ ऑफ द एस प्लेन फॉर द सिस्टम हुज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज गिवन बिलो। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दिया गया है, तो बेसिकली आपका ये राउथ हर्विज क्राइटेरिया से रिलेटेड है। तो चलो इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो रूट टेबल बना लेते हैं, राउथ टेबल बना लेते हैं। राउथ टेबल आ जाएगा आपका 1 1 1 -2 -3 -7 -4 -7 -4 -4।
यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 -3 -4, यहाँ पे आ जाएगा 0 0 0। तो देखो आपका एक कंप्लीट रो ज़ीरो हो गया, ठीक है। तो अगर कंप्लीट रो ज़ीरो हो जाता है तो फिर आगे कैसे प्रोसीड करना है ये हम लोगों ने ऑलरेडी अपने राउथ हर्विज वाले चैप्टर में बहुत डिटेल में देख रखा है। तो हम लोग को क्या करना है, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालना है, उसको डिफरेंशिएट करना है और फिर वैल्यूज़ पुटअप करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका S4 -3S2 -4 इज इक्वल टू ज़ीरो। इसको अगर आप डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो आपको मिल जाएगा 4S³ -6S इज इक्वल टू ज़ीरो। इट मीन्स कि यहाँ पे आप डाल दो 4, यहाँ पे डाल दो -6। अब आप अपने राउथ टेबल को फिर से कंप्लीट करो तो आपको ये मिल जाएगा -3/2, ये आ जाएगा -4। फिर इसको अगर हम लोग फर्दर सॉल्व करें तो ये आ जाएगा आपका -25, नहीं, -50/3 और यहाँ पे आ जाएगा आपका -4। तो अगर हम लोग देखें तो देखो आपका 1 साइन चेंज हो रहा है, ठीक है, 1 साइन चेंज हो रहा है। इट मीन्स कि आपका नंबर ऑफ रूट्स ऑन द राइट हाफ ऑफ एस प्लेन, तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। तो चलो आगे चलते हैं। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका ईएसी एग्ज़ाम में पूछा गया है फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच, ठीक है। तो यहाँ भी आपको 3 स्टेटमेंट दिया गया है, पूछ रहा है कौन सा सही है नहीं है। तो चलो पहला स्टेटमेंट देखते हैं। इन प्रोपोर्शनल कंट्रोलर द एक्चुएटिंग सिग्नल फॉर द कंट्रोल एक्शन इन ए कंट्रोल सिस्टम। हाँ, तो देखो ये आपका फिर से जो एक्चुएटिंग सिग्नल है उसकी रिगार्डिंग आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में ये बताया ही था कि एक्चुएटिंग सिग्नल को मैंने अपने लेक्चर में कहाँ पे कवर किया है, ठीक है। तो आप वहाँ से इसको रेफ़र कर सकते हो। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है और इसको मैंने अपने लेक्चर में कवर भी कर रखा है। टाइम स्टैम्पिंग मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बता दिया था, ठीक है। सेकंड में आओ, द स्लगिश overdammed response of a control system can be made faster by increasing forward path gain of the system। तो देखो ये स्टेटमेंट आपका सही है। ये स्टेटमेंट किसके अकॉर्डिंग सही है, देखो हम लोगों को पता है कि जीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√k। अब देखो अगर हम लोग k को इंक्रीज करेंगे तो जीटा डिक्रीज करेगा। जीटा डिक्रीज करेगा इट मीन्स देखो यहाँ पे हम लोग का ओवर डैम्ड लिया गया है, ओवर डैम्ड लिया गया है। तो अगर ओवर डैम्ड से अगर हम लोग जीटा को रिड्यूस करेंगे तो हम लोग कहाँ पहुँचेंगे, हम लोग क्रिटिकल डैम्ड या फिर अंडर डैम्ड में पहुँचेंगे। और क्रिटिकल डैम्ड या फिर अंडर डैम्ड मेरा एक फास्ट रेस्पॉन्स होता है एज़ कम्पेयर टू ओवर डैम्ड। तो ठीक है, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। अब आ जाते हैं हम लोग थर्ड स्टेटमेंट में। ये क्या कह रहा है, विदाउट सैक्रिफाइसिंग द स्टेडी स्टेट एक्यूरेसी द मैक्सिमम ओवरशूट कैन बी रिड्यूस्ड टू सेम एक्सटेंट बाय मॉडिफाइंग द एक्चुएटिंग सिग्नल। तो ये स्टेटमेंट भी आपका ट्रू है। तो आपका ये तीनों स्टेटमेंट ट्रू हैं। और देखो ये स्टेटमेंट मैंने अपने लेक्चर में कवर किया है, ये स्टेटमेंट मैंने अपने लेक्चर में कवर किया है। आपको ये कहाँ मिलेगा, आप मेरे कंट्रोल के प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पे आप चैप्टर रेफ़र करना कंट्रोलर्स एंड कंपेंसेटर्स, कंट्रोलर्स एंड कंपेंसेटर्स। और इसमें आप जाना पीडी कंट्रोलर के टॉपिक में, इसमें आप जाना पीडी कंट्रोलर के टॉपिक में, इसमें आप जाना पीडी कंट्रोलर के टॉपिक में, जो आपका टाइम स्टैम्प रहेगा समथिंग 5 आवर
9 मिनट 14 सेकेंड। इस टाइम स्टैम्प से आप लेक्चर को देखना देखना वहाँ पे मैंने पीडी कंट्रोलर समझाया है। अब पीडी कंट्रोलर के प्रॉपर्टी में मैंने ये बताया है कि मेरा जो स्टेडी स्टेट एक्यूरेसी है वो भी इम्प्रूव होता है, और मैक्सिमम जो ओवरशूट है वो भी हम लोग डिक्रीज कर लेते हैं बाय यूजिंग पीडी कंट्रोलर। ठीक है, तो ये वाला भी आपको मेरे लेक्चर में मिल जाएगा। देखो, जब आप कंट्रोलर्स एंड कंपेंसेटर्स का जो टॉपिक मैंने अपने लेक्चर में कवर किया है वो आप पढ़ोगे ना, तो आपको मज़ा आएगा, क्योंकि ना कंट्रोलर्स एंड कंपेंसेटर्स में मैंने काफ़ी टाइम डिवोट किया है। मतलब मैंने काफ़ी टाइम डिवोट किया है। बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं कि इस टॉपिक को उतना फोकस नहीं करते हैं, बट मैंने इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से फोकस किया है। बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, माइन्यूट पॉइंट्स मैंने आपको नोट्स में लिखवाया है जस्ट फॉर द ईएससी एग्ज़ाम। अगर आप ईएससी एग्ज़ाम को देखोगे ना, तो कंट्रोलर्स एंड कंपेंसेटर से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एंड दैट टू थ्योरेटिकल बेस्ड। ठीक है, गेट एग्ज़ाम का बात करें तो वहाँ पे इस टॉपिक से एक स्टैंडर्ड क्वेश्चंस पूछते हैं जो आपका न्यूमेरिकल बेस्ड रहते हैं, वो तो आप बना ही देते हो। लेकिन ईएससी में मामला फंसता है, क्योंकि यहाँ पे थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस बहुत पूछते हैं फ्रॉम कंट्रोलर्स एंड कंपेंसेटर्स। इसलिए मैंने उस टॉपिक को बहुत ही डिटेल में कवर किया है। आप देखना उसे, आपको मज़ा आएगा। ठीक है, सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। तो चलो आगे चलते हैं। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका ईएससी एग्ज़ाम में पूछा गया है इन इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच। ठीक है, तो देखो ये जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है ये बेसिकली आपसे मेसन गेन फार्मूला से रिलेटेड है। आपको 3 स्टेटमेंट दिया है। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट किसी वजह से नहीं आ पा रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे खुद से इसे लिख दिया है। तो पहला है पी के इज़ द फॉरवर्ड पाथ ट्रांसमिटेंस ऑफ केथ पाथ फ्रॉम ए स्पेसिफाइड इनपुट नोड टू एन आउटपुट नोड। बिल्कुल ठीक है। Del is the graph determinant which involves closed loop transmittances and mutual interactions between non-touching loops. ये भी ठीक है। The path factor del k for the kth path is equal to the value of the graph determinant of a signal flow graph which exists after erasing the kth path from the graph. ये भी ठीक है। थर्ड भी ठीक है। मीन्स ऑल 3 स्टेटमेंट्स आर ओके, और ये हम लोगों ने, ये मेरे लेक्चर में आपको ऑलरेडी मिलेगा। ठीक है, आप कंट्रोल सिस्टम के प्लेलिस्ट को रेफ़र करना, वहाँ पे आप जाना चैप्टर सिग्नल फ्लो ग्राफ। सिग्नल फ्लो ग्राफ का एक सेपरेट चैप्टर है, उसको आप रेफ़र करना। वहाँ पे मैंने मेसन गेन फार्मूला एंड उससे एसोसिएटेड जितने भी टर्मिनोलॉजी है वो मैंने बहुत ही डिटेल्स में कवर किया है। और अगर आप उस चीज़ को रेफ़र कर लोगे तो आप ये तीनों स्टेटमेंट बता दोगे कि ऑल दिस 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, सो आई होप दिस इज़ ओके। तो आगे चलते हैं। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका ईएससी एग्ज़ाम में पूछा गया है इलेक्ट्रिकल ब्रांच में। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द डीसी गेन जीरो फ्रीक्वेंसी फॉर ए सिस्टम विच हैज़ ए ट्रांसफर फंक्शन ऑफ जी ऑफ एस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो देखो डीसी गेन कैसे निकालना है ये मैंने अपने लेक्चर में ऑलरेडी कवर कर रखा है। मीन्स बहुत अच्छे से कवर किया है। आप मेरे कंट्रोल सिस्टम के प्लेलिस्ट को रेफ़र करना, वहाँ पे आप जाना टाइम रेस्पॉन्स एनालिसिस वाले चैप्टर में। ठीक है, कंट्रोल सिस्टम के प्लेलिस्ट में जाना, फिर आप जाना टाइम रेस्पॉन्स एनालिसिस के चैप्टर में, और वहाँ पे फिर आप जाना फ्रॉम टाइम स्टैम्प 30 मिनट 38 सेकेंड। तो इस टाइम स्टैम्प से मैंने ये बताया है कि हाउ टू फाइंड डीसी गेन ऑफ ए ट्रांसफ़र फंक्शन। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन का बात करें तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आप यहाँ पे ये कर दो लिमिट एस टेंडिंग टू 0 एस प्लस 2
S+1 S+3 S+4। तो यहाँ 0 पुट कर दोगे तो आपको आंसर आ जाएगा 1/6। ठीक है, आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। और ये वाला क्वेश्चन आपको मेरे लेक्चर में ईजिली मिल जाएगा। तो चलो आगे चलते हैं। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो ये आपका ईएससी एग्ज़ाम में पूछा गया है इन इलेक्ट्रिकल ब्रांच। तो यहाँ पर भी आपको देखो एक स्टेट स्पेस मैट्रिक्स दे दिया गया है। ए मैट्रिक्स दिया गया है, बी दिया गया है, सी दिया गया है, और आपसे पूछ रहा है टू फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन। तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है ये हम लोगों ने ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जब क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे थे तब हम लोगों ने देखा था। और ये भी देखा था कि आपको मेरे लेक्चर में ट्रांसफ़र फंक्शन, स्टेट मॉडल से ट्रांसफ़र फंक्शन निकालने का जो फॉर्मूला है वो आपको किस टाइम स्टैम्प पे मिलेगा। ठीक है, तो आपको बस ट्रांसफ़र फंक्शन का फॉर्मूला लगाना है और आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। इसका रिज़ल्ट है बी। आई होप कि आप ट्रांसफ़र फंक्शन निकालने का जो फॉर्मूला है वो आप रिमेंबर कर रहे हो। ट्रांसफ़र फंक्शन निकालने का फॉर्मूला क्या है? सी मैट्रिक्स इंटू एस आई माइनस ए इनवर्स मैट्रिक्स इंटू बी मैट्रिक्स। ठीक है, इस फॉर्मूला को लगाओ, आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो चलो आगे चलते हैं। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो ये क्वेश्चन हम लोगों का ईएससी एग्जाम में पूछा गया है इन इलेक्ट्रिकल ब्रांच। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? द टाइम कांस्टेंट ऑफ द सिस्टम कैन बी डिस्क्राइब्ड एज द टाइम फॉर ई टू द पावर -82 डीके to 63% of initial value, or it is the time taken for the step response to rise to 37% of its final value। तो बेसिकली ना ये जो डीके और राइज जो इन्होंने वर्ड यूज़ किया है वो बिल्कुल ऑपोजिट यूज़ कर दिया है। यहाँ जो ये डीके है यहाँ पे आना चाहिए राइज। ये जो मेरा डीके इन्होंने मेंशन किया है, डीके की जगह आना चाहिए मेरा राइज, और ये जो राइज इन्होंने यूज़ किया है यहाँ पे आना चाहिए डीके। ठीक है, इसलिए ये जो मेरा पहला स्टेटमेंट है दिस इज़ ए रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है, अब देखो टाइम कांस्टेंट का जो डेफिनेशन है ना ये मैंने कंट्रोल सिस्टम में तो कवर नहीं किया है, लेकिन अगर आप मेरे नेटवर्क सिस्टम का जो प्लेलिस्ट है उसे आप रेफ़र करना। आप नेटवर्क सिस्टम का जो प्लेलिस्ट है उसमें जाना और वहाँ पे फिर आप जाना ट्रांजिएंट वाले चैप्टर में। वहाँ पे आप जाना ट्रांजिएंट वाले चैप्टर में। आप मेरे YouTube चैनल के सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाना, नेटवर्क सिस्टम के प्लेलिस्ट में। नेटवर्क के प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पे आप चैप्टर रेफ़र करना ट्रांजिएंट। वहाँ पे मैंने टाइम कांस्टेंट का ना एक कंप्लीट आपको डेफिनेशन ही लिखवाया है, और वो डेफिनेशन डिट्टो आपका यहाँ से मैच होगा। जस्ट जहाँ पे डीके है वहाँ आपको राइज मिलेगा, जहाँ राइज है वहाँ आपको डीके मिलेगा। ठीक है, तो ट्रांजिएंट वाले चैप्टर में मैंने टाइम कांस्टेंट का जो डेफिनेशन है वो मैंने आपको वहाँ पे लिखा रखा है। ठीक है, सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। तो चलो आगे चलते हैं। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो ये क्वेश्चन हम लोगों का ईएससी एग्ज़ाम में पूछा गया है इन इलेक्ट्रिकल ब्रांच। ठीक है, तो इसको देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे है स्टेटमेंट रिगार्डिंग बिहेवियर ऑफ सेकंड ऑर्डर अंडर डैम्ड सिस्टम। अब देखो ये जो आपका क्वेश्चन है ना ये मैंने ऑलरेडी अपने लेक्चर में कवर किया है। आप मेरे कंट्रोल सिस्टम के प्लेलिस्ट में जाना, आप मेरे कंट्रोल सिस्टम के प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पे आप चैप्टर रेफ़र करना टाइम रेस्पॉन्स एनालिसिस। वहाँ पे आप चैप्टर रेफ़र करना टाइम रेस्पॉन्स एनालिसिस, और फिर वहाँ पे आप जाना टॉपिक पे सेकंड ऑर्डर। टॉपिक का नाम कुछ इस तरह से होगा, स्टैंडर्ड सेकंड ऑर्डर क्लोज्ड लूप सिस्टम। ठीक है,
तो आप टाइम रेस्पॉन्स एनालिसिस के चैप्टर में जाना, वहाँ पे आप टॉपिक रेफर करना स्टैंडर्ड सेकंड ऑर्डर क्लोज लूप सिस्टम, और उसके बाद आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। आप ये तीनों स्टेटमेंट इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे कि कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग एक बार ये देख लेते हैं। देखो आपके पास अगर कोई कॉम्प्लेक्स पोल है तो कॉम्प्लेक्स पोल को आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो या फिर कैसे लिखते हो? आप उसको लिखते हो माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस जे ओमेगा एन रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर, ठीक है। अगर आपके पास एक स्टैंडर्ड सेकेंड ऑर्डर क्लोज लूप सिस्टम है और आपके पास एक कॉम्प्लेक्स पोल है तो उसको आप इस तरह से आइडेंटिफाई करोगे, S इज इक्वल टू माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस जे ओमेगा एन रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। इसको क्या हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं? माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस जे ओमेगा डी, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो आप क्या ये कह सकते हो कि ये जो मेरा पार्ट है ये मेरा रियल पार्ट है ऑफ कॉम्प्लेक्स पोल, और ये जो मेरा पार्ट है ये मेरा इमेजिनरी पार्ट है, ये मेरा इमेजिनरी पार्ट है ऑफ कॉम्प्लेक्स पोल। माइनस जीटा ओमेगा एन क्या हो गया? रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स पोल, और ओमेगा डी दैट इज ओमेगा एन रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर क्या हो गया? इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स पोल, ठीक है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा है। अब चलो हम लोग एक एक करके स्टेटमेंट लेते हैं। तीसरे से स्टार्ट करते हैं। सेटलिंग टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स पोल। देखो मेरा सेटलिंग टाइम क्या होता है? सेटलिंग टाइम होता है, या फिर सेटलिंग टाइम मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1 बाई जीटा ओमेगा एन। इट मीन्स कि मेरा जो सेटलिंग टाइम है वो मेरा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स पोल। इट मीन्स कि यहाँ पे जो वो डायरेक्टली लिखा हुआ है ये गलत है, ये मेरा इन्वर्सली होता है। तो मेरा थर्ड स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया। अब देखो परसेंटेज ओवरलोड इज ए फंक्शन ऑफ ओनली डैम्पिंग रेशियो, ये तो हम लोग को पता है कि मेरा जो पीक ओवरशूट है वो मेरा जीटा से रिलेटेड रहता है, ठीक है। अब देखो पहला क्या है? द पीक टाइम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स पोल। अब देखो मेरा पीक टाइम क्या होता है? पीक टाइम दैट इज टीपी। टीपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई ओमेगा डी। तो देखो मेरा जो ओमेगा डी क्या है? बेसिकली इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स पोल। तो मेरा पीक टाइम क्या हो गया? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स पोल। तो ये स्टेटमेंट तो मेरा करेक्ट है। तो 1 2 करेक्ट है, थर्ड करेक्ट नहीं है। और ये वाला मैंने ऑलरेडी अपने लेक्चर में कवर कर रखा है, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये हम लोग का ईएससी एग्ज़ाम में पूछा गया है इन इलेक्ट्रिकल ब्रांच। तो देखो ये बेसिकली क्या है? आपको एक ट्रांसफर फंक्शन दे दिया गया है और आपसे पूछ रहा है रिगार्डिंग स्टेबिलिटी एंड नंबर ऑफ पोल्स जो आपके लेफ्ट राइट ऑफ एस प्लेन पे लाई कर रहे हैं। तो देखो ये तो बेसिकली हम लोग का राउथ हर्विज क्राइटेरिया का स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। ये हम लोग का राउथ हर्विज क्राइटेरिया का स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो हम लोगों ने अपने लेक्चर में बहुत ही डिटेल्स में कवर कर रखा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आपको बनाने में कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगा। इस क्वेश्चन को आप बनाना और आपका जो ये करेक्ट ऑप्शन होगा ये होगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो ये भी आपका ईएससी में पूछा गया है इन इलेक्ट्रिकल ब्रांच, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या कह रहा है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग स्टेबिलिटी फॉर एलटीआई सिस्टम, ठीक है। ये कह रहा है द सिस्टम इज मार्जिनली स्टेबल इफ द नेचुरल रेस्पॉन्स नाइदर डिकेज नॉर ग्रोज बट रिमेन्स कांस्टेंट और ऑसिलेट्स। बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। अगर आपके पास एक अनडैम्ड सिस्टम है, अगर आपके पास एक अनडैम्ड सिस्टम है तो देखो अनडैम्ड जो सिस्टम है उसका रेस्पॉन्स कैसा रहता है? आपका जो अनडैम्ड सिस्टम है उसका आपका रेस्पॉन्स कुछ इस तरह से मिलेगा।
अनडैम्ड सिस्टम का आपका रिस्पॉन्स कुछ इस तरह से मिलेगा। इट मीन्स कि वो नाइदर डिके करेगा नॉर राइज करेगा, वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, वो आपका नाइदर डिके करेगा ना ही वो राइज करेगा, बट वो आपका एक तरीके से कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, और हम लोगों ने ये देख रखा है कि अगर आपका एक अनडैम्ड सिस्टम है तो वो हमेशा मार्जिनली स्टेबल रहता है, क्योंकि जो क्लोज लूप पोल्स है वो इमेजिनरी एक्सिस पे लाई करते हैं। ठीक है, सेम क्वेश्चन हम लोगों का इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में भी पूछा गया था, और उस समय मैंने आपको बताया था कि ये वाला पार्ट आपको मेरे लेक्चर में कहाँ मिलेगा। ठीक है, तो ये वाला पार्ट आप रेफ़र कर लेना मेरे लेक्चर में। आपको जो टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस है, टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस में जाना, टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस वाले चैप्टर में जाना, वहाँ पे आप रेफ़र करना सेकंड ऑर्डर क्लोज लूप सिस्टम, सेकंड ऑर्डर क्लोज लूप सिस्टम का जो टॉपिक है, सेकंड ऑर्डर क्लोज लूप सिस्टम का जो टॉपिक है उसे आप रेफ़र करना। तो वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से बताया है कि अनडैम्ड सिस्टम में हम लोग को किस तरह से ऑसिलेशंस मिलेगा, अंडर डैम्ड में कैसे मिलेगा, क्रिटिकल डैम्ड में कैसे मिलेगा, ओवर डैम्ड में कैसे मिलेगा, ये हम लोगों ने बहुत ही डिटेल्स में वहाँ पे डिस्कस कर रखा है। ठीक है, जब मैं इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पार्ट कवर कर रहा था तो मैंने वहाँ पे टाइम स्टैम्प भी बताया था। यहाँ पे अभी मुझे टाइम स्टैम्प याद नहीं आ रहा है, बट आप मेरे इस टॉपिक को आप रेफ़र करोगे टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस को तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो सेकंड में क्या कह रहा है, ए सिस्टम इज अनस्टेबल इफ द नेचुरल रिस्पॉन्स अप्रोचेज इन्फिनिटी एज टाइम अप्रोचेज ज़ीरो। देखो यहाँ पे टाइम अप्रोचेज ज़ीरो नहीं होगा, टाइम अप्रोचेज इन्फिनिटी होगा। अगर टाइम के साथ मेरा रिस्पॉन्स इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाता है तो उसे हम लोग अनस्टेबल सिस्टम कहते हैं, तो ये हो जाएगा रॉन्ग। ए सिस्टम इज अनस्टेबल इफ एनी बाउंडेड इनपुट यील्ड्स एन अनबाउंडेड आउटपुट। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अगर आप मेरे सिग्नल एंड सिस्टम अगर आप मेरे सिग्नल एंड सिस्टम के जो कंटेंट है उसे अगर आप रेफ़र करोगे तो वहाँ पे जब आप सिस्टम्स वाला पार्ट रेफ़र करोगे तो ये मैंने क्लियरली वहाँ पे लिखवाया है आपको कि अगर बाउंडेड इनपुट के लिए अगर हम लोग को अनबाउंडेड आउटपुट मिलता है तो वो मेरा एक सिस्टम अनस्टेबल होता है। ठीक है, तो इसमें है विच इज़ नॉट करेक्ट, तो 2 इज़ नॉट करेक्ट, 2 इज़ नॉट करेक्ट। ठीक है, आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। तो चलो आगे चलते हैं। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो ये आपका ईएससी में इलेक्ट्रिकल ब्रांच में पूछा गया था। ये क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द वैल्यूज ऑफ केपी, केवी, केए फॉर टाइप 0 यूनिटी फीडबैक सिस्टम विच हैज़ ट्रांसफर फंक्शन दिस। ठीक है, तो देखो आपको कह दे रहा है कि टाइप 0 है, आपके पास एक टाइप 0 ट्रांसफ़र फंक्शन है। तो हम लोग को पता है कि टाइप 0 में तो हम लोग को सिर्फ केपी का वैल्यू मिलेगा, केवी एंड के तो मेरा 0 हो जाएगा। तो आप ये बिना सॉल्व किए भी इसको आप डी मार्क कर सकते हैं। ठीक है, ये भी मैंने अपने लेक्चर में कवर कर रखा है। आप कंट्रोल सिस्टम के प्लेलिस्ट में जाना और वहाँ पे आप टॉपिक रेफ़र करना स्टेडी स्टेट एरर। वहाँ पे आप टॉपिक रेफ़र करना स्टेडी स्टेट एरर, और उसमें मैंने आपको बताया है कि किस तरह से हम लोग केपी, केवी एंड के फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। तो चलो आगे चलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये हम लोग का ईएससी में पूछा गया है इन इलेक्ट्रिकल ब्रांच। अब देखो यहाँ पे आपका कह रहा है प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए ट्रांसफ़र फंक्शन, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए ट्रांसफ़र फंक्शन। तो देखो ट्रांसफ़र फंक्शन मैंने बहुत ही डिटेल्स में कवर किया है। ठीक है, उसमें मैंने ट्रांसफ़र फंक्शन का हर एक एस्पेक्ट कवर किया है जिससे आप थियोरेटिकल क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर सको। तो आपको करना क्या है, आप मेरे कंट्रोल सिस्टम के प्लेलिस्ट में जाना और वहाँ पे आप जाना टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस पे, वहाँ पे आप जाना टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस वाले चैप्टर में, और वहाँ पे आप रेफ़र करना टॉपिक ट्रांसफ़र फंक्शन। वहाँ पे मैंने ट्रांसफ़र फंक्शन करके एक सेपरेट से टॉपिक ही आपको बताया है, उसे आप रेफ़र करना, तो आप फिर इस क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर लोगे। ठीक है,
तो देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द यूनिट ऑफ ए ट्रांसफर फंक्शन इज रिलेटेड टू द यूनिट्स ऑफ द सिस्टम इनपुट एंड आउटपुट, ए यूनिट इज एसेंशियल। देखो ये जो कह रहा है ना यहाँ पे, देखो आपको यूनिट ऑफ ए ट्रांसफर फंक्शन कह रहा है, यूनिट इज एसेंशियल, ये आपका रॉन्ग है। हम लोगों को पता है ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, रेशियो होता है इनपुट एंड आउटपुट का, ट्रांसफर फंक्शन का खुद का कोई यूनिट नहीं होता है, ठीक है। सेकंड क्या है, ट्रांसफर फंक्शन कैन बी अप्लाइड टू डिस्क्राइब ओनली टाइम इनवेरिएंट लीनियर सिस्टम हुज पैरामीटर्स डू नॉट चेंज और चेंज ओनली फॉर लिटिल ऑपरेशन, ये बिल्कुल सही है। द ट्रांसफर फंक्शन इज डिपेंडेंट ऑफ द इनपुट टू द सिस्टम सिंस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सिस्टम आर मॉडिफाइड बाय द इनपुट सिग्नल, ये गलत है। ट्रांसफर फंक्शन मेरा इनपुट एंड आउटपुट दोनों पे डिपेंड करता है, और तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 2 ओनली, ठीक है। तो अगर आप मेरे लेक्चर को फॉलो करोगे तो आप ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लेते, क्योंकि मैंने वहाँ पे ट्रांसफर फंक्शन के हर एक एस्पेक्ट को बहुत ही माइन्यूटली कवर किया है, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं। अब चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये हम लोग का ईएससी एग्ज़ाम में पूछा गया है फॉर इलेक्ट्रिकल ब्रांच, ठीक है। ये आपका बेसिकली ब्लॉक रिडक्शन डायग्राम से आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। देखो ये वाला पार्ट मैंने अपने लेक्चर में कवर किया है, आप मेरे कंट्रोल सिस्टम के प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पे आपको पहला ही चैप्टर मिलेगा ब्लॉक रिडक्शन डायग्राम, वहाँ पे आपको पहला ही चैप्टर मिलेगा ब्लॉक रिडक्शन डायग्राम, ठीक है। देखो मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि उस चैप्टर में आपको ये डायरेक्ट आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मेरे ब्लॉक रिडक्शन डायग्राम वाले चैप्टर में मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन ब्लॉक रिडक्शन डायग्राम में क्या है ना, मैंने आपको एक अप्रोच बताया है कि ब्लॉक रिडक्शन डायग्राम के क्वेश्चन को आपको सॉल्व कैसे करना है, क्या आपको अप्रोच रखना है, क्या आपको स्टेप्स फॉलो करना है। तो अगर आपको ब्लॉक रिडक्शन डायग्राम के क्वेश्चन सॉल्व करने का अगर आपको अप्रोच पता है ना, तो उस अप्रोच को यूज़ करके आप यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। डायरेक्ट ये क्वेश्चन वहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन वो जो अप्रोच है उसके हेल्प से आप यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो देखो बेसिकली बीआरडी का अप्रोच क्या रहता है कि जितने भी आपके पास सीरियल ब्लॉक्स मिल रहे हैं ना, उसको आप इकट्ठा कर लो। उसके बाद क्या है कि आपके पास जितने पैरेलल ब्लॉक्स दिख रहे हैं ना, उसको आप इकट्ठा कर लो। उसके बाद जितने भी इनर लूप्स है उसे आप हटाओ। उसके बाद आप क्या करो, जो मेरे सम इन पॉइंट्स है उसको आप लेफ्ट एंड राइट में लाओ टू फाइंड आउट द ट्रांसफर फंक्शन। तो देखो इसका जो करेक्ट स्टेप होगा वो होगा स्टेप 1, स्टेप 3, स्टेप 2, स्टेप 4। तो आपका ऑप्शन होगा बी, ठीक है। तो अगर आप मेरे बीआरडी के लेक्चर को फॉलो करोगे तो वहाँ पे अप्रोच जो आपको सब मिलेगा, वो अप्रोच को आप यहाँ पे यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये आपका ईएससी एग्ज़ाम में पूछा गया है इन इलेक्ट्रिकल एग्ज़ाम। यहाँ पे बेसिकली आपको स्टेटमेंट्स दिया है नाइक्विस्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो क्या कह रहा है आपका, The Nyquist stability criteria is one of the geometric criterion and graphical method in frequency domain. सही है। It uses open loop Nyquist diagram to judge the stability of closed loop system. ये भी सही है। Instead of solving the characteristic roots of the open loop system, the Nyquist criteria gets the stability of closed loop system by means of an open loop frequency characteristic diagram. बिल्कुल सही है। तो तीनों स्टेटमेंट सही है, ये आपका हो जाएगा ए, ठीक है। तो ये तो आपका नाइक्विस्ट क्राइटेरिया का बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन दिया है। हम लोगों ने जो नाइक्विस्ट क्राइटेरिया पढ़ा है वो तो हम लोगों ने एक अलग ही लेवल में पढ़ा है, तो वो पढ़ने के बाद इस तरह के क्वेश्चंस तो आप इजीली सॉल्व कर ही लोगे, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो चलो आगे चलते हैं। अब देखो ये जो क्वेश्चन पूछा गया था, ये हम लोग का इसरो एग्ज़ाम में पूछा गया था इन इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच। तो इसमें आपसे क्या पूछ रहा है, फॉर द फॉलोइंग फंक्शन पोल्स एंड जीरोज विल बी, फॉर द फॉलोइंग फंक्शंस पोल्स एंड जीरोज विल बी, ठीक है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बेसिकली आपको करना क्या था कि ये जो आपको इक्वेशन दिया गया है इन टाइम डोमेन, इसे आपको बस एस डोमेन में कन्वर्ट करना था और आपको फिर पोल्स एंड जीरोज फाइंड आउट करना था। तो देखो इस इक्वेशन को अगर आप एस डोमेन में कन्वर्ट करोगे तो आपको मिल जाएगा x ऑफ s इज इक्वल टू 1 माइनस 4/3 s प्लस 1 प्लस 1/3 s माइनस 2।
इसको अगर हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करें तो फाइनली हम लोगों को जो यहाँ पे x ऑफ s मिल जाएगा, हम लोगों को मिलेगा s माइनस वन होल स्क्वायर बाई एस प्लस वन s माइनस टू। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं कि मेरा जो पोल्स है वो कहाँ पे लाई कर रहा है। पोल्स मेरा लाई कर रहा है एट माइनस वन एंड टू, और जो ज़ीरोज़ है वो मेरा लाई कर रहा है एट वन। ठीक है, तो मेरा ऑप्शन कौन सा सही होगा? मेरा ऑप्शन हो जाएगा ज़ीरोज़ एट वन, पोल्स एट माइनस वन एंड टू। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो चलो आगे चलते हैं। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये हम लोग का इसरो एग्ज़ाम में पूछा गया था इन इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच। तो इसमें क्या कह रहा है, आपको एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दे दिया गया है S4 प्लस 2s क्यूब प्लस 3s स्क्वायर प्लस 4s प्लस k इज इक्वल टू 0, और आपको कह रहा है टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम इज स्टेबल अकॉर्डिंग टू राउथ-हर्विज क्राइटेरिया। ठीक है, तो ये बेसिकली राउथ-हर्विज क्राइटेरिया से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है ये। ऑलरेडी इस तरह के क्वेश्चंस ऑलरेडी हम लोगों ने अपने राउथ-हर्विज क्राइटेरिया के जो चैप्टर है उसमें हम लोगों ने ऑलरेडी इसे इस तरह के क्वेश्चंस को हैंडल कर रखा है। तो चलो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो सबसे पहले हम लोगों को कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दिया गया है। अब हम लोग राउथ टेबल बना लेते हैं। राउथ टेबल हम लोग का कुछ इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, तो फाइनली हम लोगों को अब किससे मतलब है? फाइनली हम लोगों को अपने S1 रो से मतलब है एंड S0 रो से मतलब है। ठीक है, हम लोग को सिस्टम चाहिए स्टेबल, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा? मेरा जो 4 माइनस टू के है, 4 माइनस टू के शुड बी ग्रेटर देन 0। इट मीन्स कि मेरा जो k है इट शुड बी लेस देन 2। और यहाँ से क्या मिल जाएगा? यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा k शुड बी ग्रेटर देन 0। तो फाइनली हम लोग को क्या मिल जाएगा? k शुड बी ग्रेटर देन 0 लेस देन 2 फॉर सिस्टम टू बी स्टेबल। ठीक है, तो हम लोगों का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। इजी क्वेश्चन था, ऑलरेडी हम लोगों ने अपने लेक्चर्स में इसको हैंडल कर रखा है। तो चलो आगे चलते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन हम लोगों का इसरो एग्ज़ाम में पूछा गया था इन इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच। तो इसमें क्या कह रहा है? द जनरल फॉर्म ऑफ ए लीड कंपेंसेटर और लैग कंपेंसेटर इन लैप्लेस डोमेन इज। ठीक है, तो जो लीड एंड लैग कंपेंसेटर है उसका जो जनरल फॉर्म है वो क्या होता है, ये हम लोगों ने ऑलरेडी अपने लेक्चर में कवर कर रखा है। आप मेरे कंट्रोल सिस्टम के प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पे आप चैप्टर रेफर करना कंट्रोलर्स एंड कंपेंसेटर्स। तो वहाँ पे हम लोगों ने लीड कंपेंसेटर एंड लैग कंपेंसेटर बहुत ही डिटेल में कवर कर रखा है, और हम लोग का क्या जनरल फॉर्म होता है ऑफ लीड कंपेंसेटर एंड लैग कंपेंसेटर ये हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से देख रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग ऑप्शंस देखें तो देखो हम लोग का जो ऑप्शन है वो बेसिकली जो ऑप्शन सी है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। पहला दो ऑप्शन तो गलत ही है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में तो हम लोग को मिलता नहीं है। द जनरल फॉर्म ऑफ लीड एंड लैग कंपेंसेटर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में नहीं रहता है, डिवीजन के फॉर्म में रहता है। डिवीजन के फॉर्म में भी ये हम लोग का जो ऑप्शन सी है डैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन, 1 प्लस ST1 डिवाइड बाई 1 प्लस ST2। ठीक है, ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था रिलेटेड टू लीड एंड लैग कंपेंसेटर, जो हम लोगों ने ऑलरेडी अपने लेक्चर में कवर कर रखा है इन अवर चैप्टर कंट्रोलर्स एंड कंपेंसेटर्स। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो ये भी हम लोग का इसरो एग्ज़ाम में पूछा गया था इन इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच। इसमें क्या है कि आपको एक टेबल दे दिया गया है और आपसे पूछ रहा है व्हाट विल बी माय फेज मार्जिन एंड गेन मार्जिन। ठीक है, एक चीज़ आप ध्यान देना, इस क्वेश्चन में ये जो फ्रीक्वेंसी है ये तो रेडियन पर सेकेंड है, ठीक है, जो फेज़ है वो डिग्री है, ठीक है, लेकिन ये जो गेन है ना, गेन आपका डीबी में नहीं रहेगा, गेन आपका डीबी में नहीं रहेगा, गेन आपका लीनियर स्केल में रहेगा। क्योंकि अगर हम लोग डीबी में लेके अगर हम लोग गेन को डीबी में लेकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करें ना, तो कोई भी ऑप्शन मेरा वहाँ पे मैच नहीं करेगा। इसलिए मेरा जो गेन है दैट इज़ इन द लीनियर स्केल एंड नॉट इन द डीबी स्केल। ठीक है,
तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग को कैसे हैंडल करना है ये हम लोगों ने ऑलरेडी अपने लेक्चर में देख रखा है, ठीक है। आप क्या करना, आप मेरे कंट्रोल सिस्टम का जो प्लेलिस्ट है उसे फॉलो करना। अब अगर आपको गेन मार्जिन रेफ़र करना है, ठीक है, अगर आपको गेन मार्जिन रेफ़र करना है तो आप मेरा जो कंट्रोल सिस्टम का जो प्लेलिस्ट है उसमें आप चैप्टर रेफ़र करना पोलर प्लॉट पार्ट 2, पोलर प्लॉट पार्ट 2, और वहाँ पे आप टाइम रेफ़र करना स्टार्ट करना फ्रॉम 54 मिनट, ठीक है। तो वहाँ पे आपको गेन मार्जिन होता क्या है, गेन मार्जिन निकालते कैसे हैं, इसका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा। इसी तरह अगर आपको फेज़ मार्जिन देखना है तो आप मेरे कंट्रोल सिस्टम के प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पे आप चैप्टर रेफ़र करना पोलर प्लॉट पार्ट 2, और आप टाइम रेफ़र करना फ्रॉम 1 आवर 39 मिनट, ठीक है। तो वहाँ पे आपको फेज़ मार्जिन होता क्या है, फेज़ मार्जिन निकालने का फॉर्मूला क्या है, एक्सेट्रा, ये हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में ऑलरेडी कवर कर रखा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी हम लोग के लेक्चर का पार्ट था। अब हम लोग देखते हैं कि इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं हाउ टू फाइंड गेन मार्जिन। तो गेन मार्जिन होता क्या है, 1/mod ऑफ गेन ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन एट फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो देखो अगर हम लोग इस टेबल को देखें तो आप सबसे पहले ये बताओ कि मेरा जो फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी है वो क्या होता है। तो आपको पता है कि फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी इज द फ्रीक्वेंसी एट विच फेज ऑफ द सिस्टम इज -180 डिग्री। तो यहाँ पे देखो मेरा जो फेज़ है वो -180 डिग्री यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे हम लोग को फेज़ -180 डिग्री आ रहा है। और ये जो मेरा फेज़ -180 डिग्री आ रहा है ये किस फ्रीक्वेंसी में आ रहा है, ये आ रहा है मेरा 100 रेडियन पर सेकेंड। इट मीन्स कि मेरा जो 100 रेडियन पर सेकेंड है ये मेरा फेज़ क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। इस फ्रीक्वेंसी में मेरा जो फेज़ ऑफ सिस्टम है वो -180 डिग्री है। अब हम लोग को देखना है कि इस फ्रीक्वेंसी में मेरा गेन ऑफ ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन कितना है। तो इस फ्रीक्वेंसी में मेरा गेन ऑफ ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन है 0.25। तो अब हम लोग को गेन मार्जिन कैसे निकालना है, देखो गेन मार्जिन निकालने का फॉर्मूला है 1/mod ऑफ गेन ऑफ ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन एट फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। इट मीन्स कि मेरा गेन मार्जिन हो गया 1/0.25। इट मीन्स कि मेरा जो गेन मार्जिन है डैट विल कम आउट टू बी 4, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। अब हम लोग आते हैं अपने फेज़ मार्जिन में। तो देखो मेरा फेज़ मार्जिन क्या होता है, 180 प्लस एंगल ऑफ ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन एट गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो चलो हम लोग फिर से इस टेबल पे आ जाते हैं। तो अब देखो आप ये बताओ मेरा गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी क्या होता है। गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी इज द फ्रीक्वेंसी एट विच गेन ऑफ द सिस्टम इज 1। तो अब देखो मेरा गेन ऑफ सिस्टम 1 कहाँ पे मिल रहा है, गेन ऑफ सिस्टम 1 हम लोगों को यहाँ मिल रहा है। किस फ्रीक्वेंसी में मिल रहा है, ये मिल रहा है 10 रेडियन पर सेकेंड। और इस फ्रीक्वेंसी में मेरा फेज़ कितना है, मेरा फेज़ है -155। तो देखो मेरा जो फेज़ मार्जिन है वो क्या हो जाएगा, फेज़ मार्जिन इज़ 180 डिग्री प्लस एंगल ऑफ ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन एट गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। इट मीन्स इट विल कम आउट टू बी 180 - 155 डिग्री, दैट इज़ माई फेज़ मार्जिन विल बी 25 डिग्री, ठीक है। सो ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन था। अच्छा क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चंस हम लोगों को कैसे हैंडल करना है ये हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत ही डिटेल्स में अपने लेक्चर को कवर कर रखा है, आप वहाँ से इसे रेफ़र कर सकते हो, ठीक है। तो मेरा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, फेज़ मार्जिन 25, गेन मार्जिन 4। तो मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। तो चलो आगे चलते हैं। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो ये क्वेश्चन हम लोग का इसरो एग्ज़ाम में दिया गया है इन इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या कह रहा है, आपको कह रहा है कि मेरा जो पीडी कंट्रोलर है उसका प्रॉपर्टी पूछ रहा है। मेरा जो पीडी कंट्रोलर है उसका प्रॉपर्टी पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन ना आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर किसी ने पीडी कंट्रोलर डिटेल्स में नहीं देखा है ना तो वो इस क्वेश्चन को गलत करेगा, ठीक है। लेकिन मैंने कंट्रोलर एंड कंपेंसेटर बहुत ही डिटेल्स में अपने लेक्चर में कवर कर रखा है। आप मेरे कंट्रोल सिस्टम के प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ आप चैप्टर रेफ़र करना कंट्रोलर्स एंड कंपेंसेटर्स, ठीक है। और फिर आप टाइम रेफ़र करना फ्रॉम 5 आवर 9 मिनट। वहाँ से मैंने पीडी कंट्रोलर बहुत ही डिटेल में कवर कर रखा है।
पीडी क्यों, बाकी जो कंट्रोलर्स हैं एंड कंपेंसेटर्स हैं मैंने सबको बहुत डिटेल में कवर कर रखा है, क्योंकि कंट्रोलर एंड कंपेंसेटर्स के क्वेश्चंस इस तरह के इसरोज एंड ईएससी प्री के एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपको पीडी कंट्रोलर के प्रॉपर्टीज़ को देखना है तो आप मेरे कंट्रोलर एंड कंपेंसेटर के चैप्टर में जाना, फ्रॉम टाइम ऑनवर्ड्स 5 आवर 9 मिनट ऑनवर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखो ऑप्शंस का बात करें तो देखो सबसे पहले हम लोग अपने 3 को देखते हैं, ठीक है। तो पीडी कंट्रोलर इंक्रीजेज द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम, ये एक करेक्ट ऑप्शन है। पीडी कंट्रोलर इम्प्रूव्स द स्टेडी स्टेट एक्यूरेसी, ये रॉन्ग है। पीडी कंट्रोलर मेरा स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स को इम्प्रूव नहीं करता है, पीडी कंट्रोलर मेरा ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स को इम्प्रूव करता है, इसलिए मेरा ऑप्शन 2 गलत है, ठीक है। तो बात खत्म। अगर आपका ऑप्शन 2 गलत है तो आपके पास बचा क्या, आपके पास सिर्फ ऑप्शन डी बचा, सो दिस विल बी योर राइट आंसर, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन था, सभी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को करेक्ट नहीं कर पाए होंगे। जिन्होंने इन डेप्थ स्टडी किया है ऑन कंट्रोलर्स एंड कंपेंसेटर्स वही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, जो कि हम लोगों ने अपने लेक्चर में ऑलरेडी कवर कर रखा है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो चलो आगे चलते हैं। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये हम लोग का इसरो एग्ज़ाम में पूछा गया था इन इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन नहीं है, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल का क्वेश्चन है। तो ये आपसे क्या पूछ रहा है, कंसिडर द सिस्टम गिवन बिलो, ठीक है। एक आपको ब्लॉक डायग्राम दिया गया है और आपसे पूछ रहा है सेंसिटिविटी ऑफ द स्टेडी स्टेट एरर फॉर स्टेप इनपुट यू। इट मीन्स कि यहाँ पे आपको दो चीज़ निकालना है। पहले तो आपको स्टेडी स्टेट एरर निकालना है, ठीक है। जो आप स्टेडी स्टेट एरर निकालोगे वो भी आप देखो, आप एक नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम का आप स्टेडी स्टेट एरर निकालोगे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो आपको स्टेडी स्टेट एरर निकालना है वो आप यूनिटी निगेटिव फीडबैक सिस्टम का स्टेडी स्टेट एरर नहीं निकाल रहे हो, आप नॉन यूनिटी निगेटिव फीडबैक सिस्टम का स्टेडी स्टेट एरर निकाल रहे हो। यहाँ पे आप एक नॉन यूनिटी निगेटिव फीडबैक सिस्टम का स्टेडी स्टेट एरर निकाल रहे हो, ठीक है। और वो निकालने के बाद फिर आपको निकालना है सेंसिटिविटी। इट मीन्स कि आप दो चीज़ निकाल रहे हो। पहला आप निकाल रहे हो स्टेडी स्टेट एरर ऑफ नॉन यूनिटी निगेटिव फीडबैक सिस्टम और दूसरा आप निकाल रहे हो सेंसिटिविटी। तो ये दोनों चीज़ मैंने ऑलरेडी अपने लेक्चर में कवर कर रखा है, ठीक है। अगर आप मेरे कंट्रोल सिस्टम के प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ पे आप अगर आपको सेंसिटिविटी कैसे निकालते हैं या फिर सेंसिटिविटी होता क्या है ये अगर आपको समझना है तो आप मेरे टाइम रेस्पॉन्स एनालिसिस के चैप्टर में जाना, और वहाँ आप रेफ़र करना फ्रॉम टाइम 1 आवर 9 मिनट ऑनवर्ड। तो वहाँ पे मैंने सेंसिटिविटी होता क्या है, सेंसिटिविटी निकालते कैसे, ये बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर रखा है। इसी तरह अगर आपको स्टेडी स्टेट एरर निकालना है ऑफ नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम, ठीक है, तो इसके लिए आप मेरे कंट्रोल सिस्टम के प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पे आप चैप्टर रेफर करना स्टेडी स्टेट एरर का, ठीक है। स्टेडी स्टेट एरर करके एक सेपरेट चैप्टर है, उसे आप रेफ़र करना। और वहाँ पे अगर आपको ये समझना है कि स्टेडी स्टेट एरर ऑफ नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम हम लोग कैसे निकालते हैं, तो आप टाइम रेफ़र करना फ्रॉम 39 मिनट 49 सेकेंड ऑनवर्ड, 36 मिनट 49 सेकेंड ऑनवर्ड, ठीक है। तो ये दोनों पार्ट जो क्वेश्चन में पूछा गया ये ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत ही डिटेल्स में अपने लेक्चर में कवर कर रखा है, ठीक है। तो चलो अब हम लोग इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो सबसे पहले हम लोग स्टेडी स्टेट एरर निकालते हैं ऑफ नॉन यूनिटी निगेटिव फीडबैक सिस्टम, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन जब आप मेरे लेक्चर को फॉलो करोगे तो वहाँ पे आप देखना कि मैंने 4 केसेस लिया है ऑफ हाउ टू फाइंड स्टेडी स्टेट एरर ऑफ नॉन यूनिटी निगेटिव फीडबैक सिस्टम, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन मेरा पर्टेन कर रहा है ये मेरा केस 2 से पर्टेन कर रहा है, जहाँ पे मेरा स्टेडी स्टेट एरर ऑफ नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम निकालने का फॉर्मूला है लिमिट एस टेंडिंग टू 0 SRS
1 माइनस जी एस बाई 1 प्लस जी एस एच एस, ठीक है। आर एस क्या दिया है, आर एस हम लोग को क्वेश्चन में दिया गया है स्टेप इनपुट, आर एस हम लोग को क्वेश्चन में दिया गया है स्टेप इनपुट। तो यहाँ पे आप आर एस की जगह स्टेप इनपुट लगा दो। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका जो स्टेडी स्टेट एरर है वो आ जाएगा म्यू माइनस वन बाई म्यू, म्यू माइनस वन बाई म्यू, ठीक है। अब आपको सेंसिटिविटी निकालना है, तो देखो सेंसिटिविटी विथ रिस्पेक्ट टू स्टेप इनपुट, सेंसिटिविटी ऑफ स्टेडी स्टेट एरर, सेंसिटिविटी ऑफ स्टेडी स्टेट एरर विथ रिस्पेक्ट टू स्टेप इनपुट क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू म्यू बाई ई एस एस, म्यू बाई ई एस एस डेल ऑफ ई एस एस बाई डेल ऑफ म्यू, म्यू क्या है स्टेप इनपुट, ठीक है। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा 1 बाई म्यू माइनस वन, 1 बाई म्यू माइनस वन। तो हम लोग का जो करेक्ट आंसर होगा, हम लोग का जो करेक्ट आंसर होगा डेट विल बी ऑप्शन डी, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में दो डिफरेंट चीज़ पूछे गए हैं और दोनों चीज़ हम लोगों ने अपने लेक्चर में बहुत ही अच्छे से कवर कर रखा है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो चलो आगे चलते हैं। अब चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये भी हम लोग का इसरो एग्जाम में पूछा गया है इन इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच। तो यहाँ पे आपको क्या कह रहा है, आपको एक बोर्ड प्लॉट दिया गया है और आपको इसका ट्रांसफ़र फंक्शन निकालने बोल रहा है, ठीक है। बोर्ड प्लॉट मैंने अपने लेक्चर में ऑलरेडी बहुत ही डिटेल में कवर कर रखा है, ठीक है। मैंने बोर्ड प्लॉट को डिफरेंट केसेस लेके बताया है। अगर हम लोग इस केस का बात करें तो देखो इस केस में हम लोग को एक इनिशियल स्लोप मिल रहा है। तो देखो मैंने ये वाला पार्ट भी अपने लेक्चर में कवर किया है कि अगर आपके पास एक बोर्ड प्लॉट दिया गया है जिसके पास एक इनिशियल स्लोप है तो आप उसका ट्रांसफ़र फंक्शन कैसे निकालोगे। आप मेरे कंट्रोल सिस्टम के प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पे आप चैप्टर रेफर करना बोर्ड प्लॉट फ्रॉम टाइम 7 आवर्स ऑनवर्ड, फ्रॉम टाइम 7 आवर्स ऑनवर्ड। तो आपको ये वाला जो केस है वो आपको दिख जाएगा, ठीक है। वैसे अगर हम लोग इस क्वेश्चन का बात करें ना तो इसमें आपको ना कंप्लीट सॉल्व करने का ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ पे आप डायरेक्टली अपने ऑप्शन से ही रिजल्ट को निकाल सकते हो। कैसे, देखो इनिशियल स्लोप हम लोग को दिया गया है, ठीक है। तो देखो इनिशियल स्लोप अगर हम लोग को दिया गया है तो हम लोग को पता है कि मेरा जो ट्रांसफ़र फंक्शन है उसका फॉर्मेट क्या होता है, के डिवाइड बाई एस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ओमेगा 1 में हम लोग का फिर से एक स्लोप है, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस एस। अब देखो ओमेगा 20 पे फिर से एक स्लोप है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एस बाई 20। तो अगर आप ऑप्शन देखोगे, देखो यहाँ पे आपका माइनस प्लस आ रहा है, या माइनस माइनस आ रहा है, या प्लस माइनस आ रहा है, मीन्स एक यही ऑप्शन डी है जो आपका प्लस प्लस आ रहा है। तो आप बिना इस क्वेश्चन को सॉल्व किए भी इसका रिजल्ट निकाल सकते थे, ठीक है। बाकी आपको अगर सॉल्व करना है तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। के इस तरह के केसेस में वैल्यू ऑफ के कैसे निकालना है ये मैंने बहुत ही अच्छे से आपको अपने लेक्चर में बता रखा है। तो आप इस वाले पार्ट को रेफर करना मेरे चैनल से, बोर्ड प्लॉट फ्रॉम टाइम 7 आवर्स ऑनवर्ड्स, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो चलो आगे चलते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये भी हम लोग का इसरो एग्जाम में पूछा गया है इन इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच। इसमें क्या कह रहा है, कंसिडर द सिस्टम विथ ट्रांसफर फंक्शन। आपको एक ट्रांसफर फंक्शन दिया गया है एच ऑफ एस और आपको कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द नेचर ऑफ इट्स पोल। तो ये तो बहुत ईजी है। इस ट्रांसफ़र फंक्शन का जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है उसे आप उठा लो, दैट इज़ एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिल गया। अब यहाँ से आपका निकल जाएगा कि आपको पोल्स कहाँ पे मिल रहा है, -1 प्लस -j में मिल रहा है। इट मीन्स कि आपका जो नेचर ऑफ पोल्स है वो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स विथ नेगेटिव रियल पार्ट। तो ये तो इजी क्वेश्चन था, इसको सॉल्व करने में तो कोई डिफिकल्टी नहीं है, ठीक है। सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। तो चलो आगे चलते हैं।